हेलो 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 हेलो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो आज हम लोग जो हैं, जो आपका टॉपिक था सीक्वेंस एंड सीरीज, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से ज्वाइन कीजिए सेशन और करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। तो मैं वेट कर रहा हूँ बच्चों का, जैसे बच्चे लाइव आते हैं तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। आज की तो कोई दिक्कत इसमें होने वाली है नहीं। और आज हम स्टार्ट करेंगे जीपी यानी कि जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो वो हमसे डिस्कस कर सकता है। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं भैया जीपी क्या होता है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। हम किसे बोलते हैं, किसे हम लोग जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन लोग गुणोत्तर श्रेणी। अब आप इसमें एक चीज आपसे पूछ सकते हो कि आप गुणोत्तर श्रेणी के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी तो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो अभी एनसीईआरटी का जो नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है, नया पैटर्न एनसीईआरटी ने क्लास 9th में स्टार्ट किया है, तो वहां पे जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के बारे में भी बताया गया है। तो इसलिए मैं आपको गुणोत्तर श्रेणी भी पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि हो सकता है कि जो सिलेबस है, सिलेबस में जीपी इंक्लूड हो, ठीक है। तो हम लोग जो है जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो बच्चे लोग, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, सबसे पहले आपने पढ़ना है। समांतर श्रेणी आपको हमने बता दी, हम बात कर रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, हम गुणोत्तर श्रेणी किसको बोलते हैं। तो देखो, जो श्रेणी मल्टीपल्स की फॉर्म में होती है यानी कि गुणा के फॉर्म में होती है, जैसे हमने बोला दो, दो में दो को गुणा करो, चार, चार में किसका गुणा करना है, फिर देखो 4/2, चार में फिर दो गुणा करो 8, फिर 8 में फिर दो गुणा करो 16, फिर 16 में दो गुणा करो 64, फिर सॉरी 32, 32 में दो गुणा करो 64। तो इस प्रकार से हो गए, ठीक है ना। 2, 4, 8, 16, 32, 64। अब आप बोलोगे कि इसमें और उस श्रेणी में जो हमारी समांतर श्रेणी थी, इन दोनों श्रेणियों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पर छोटा सा डिफरेंस हमारे पास, इनका डिफरेंस, इनका अंतर चेक कीजिए। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8। तो इसका सर्वांतर बराबर नहीं है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। तो इट मींस ये क्या है, ये एक गुणोत्तर श्रेणी होगी, यानी कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब आपको चेक करना है कि गुणोत्तर श्रेणी है यानी कि ये जीपी है, तो जीपी कैसे होगा। तो देखो, गुणोत्तर श्रेणी के लिए इनका कॉमन रेशो यानी कि इनका जो समानुपात होता है, जब सबका, इसको हम बोलते हैं सर्वानुपात। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशो यानी कि सर्वानुपात, ठीक है। जैसे वहां पे कॉमन डिफरेंस था सर्व अंतर, सर्वांतर हम बोलते हैं, ऐसे हम यहाँ पे कॉमन रेशियो नहीं कि सर्वानुपात, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में सर्वानुपात और अंग्रेजी में कॉमन रेशियो। सर्व अनुपात हमने दोनों को मिला दिया तो सर्वानुपात हो गया, ठीक है ना। अब कॉमन रेशियो क्या होगा, 4/2, भैया 2 आ गया, 8/4 यहां पे भी 2 आ गया, 16/8 यहां पे भी 2 आ गया, 32/16 यहां पे भी 2 आ गया, 64/32 यहां पे भी 2 आ गया। यानी कि सबका जो अनुपात है, जो सबका जो कॉमन रेशियो है वो इक्वल है। तो इस प्रकार की श्रेणी जिसका सर्वानुपात यानी कि कॉमन रेशियो बराबर होता है, उसको हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बात तो हमने कर ली कि यार गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, हमने इसका एक एग्जांपल समझ लिया। अब गुणोत्तर श्रेणी को रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित कैसे करते हैं। अगर हमारे पास कोई श्रेणी दे रखी हो तो उसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो देखो, सेकंड है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी को प्रदर्शित करने का तरीका। तो देखो, ये होता है आर स्क्वायर, AR⁻³ एंड सो ऑन अप टू ARn-1। अब देखो, ये आपका हो गया क्या, ये हो गया तुम्हारा AR² AR⁻n-1, यानी कि यहां पे जो A है आपका, इस A को हम बोलते हैं प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म बोलते हैं,
और इस आर को आप बोलते हैं सर्वानुपात, यानी कि आप लोग बोलते हैं इसको कॉमन रेशो। ठीक है, सर्वानुपात यानी कि कॉमन रेशो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपको मिल गई, कॉमन रेशो आपको मिल गया। अब आपको चेक करना है कि यार एक्चुअल में जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, भैया ए से कट गया आर आ गया। थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, भैया ये भी आर आ गया। देखो ए से कटेगा, आर से पार कट गई, आर आ गया। सिमिलरली ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे ए से कट गया, आर स्क्वायर से आर कट दिया, यानी कि सबका अनुपात समान है। तो इसको हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी। इतना सबको क्लियर? आप लोगों को किसी बच्चे को इसमें डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। इतना क्लियर है भाई? अगर इतना क्लियर है तो हम चलते हैं कॉमन जनरल टर्म ऑफ ए जीपी, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी की जो जनरल टर्म होती है, सामान्य पद होता है, कैसे होता है। देखो इसके फॉर्मूले हैं, तो आ जाओ फॉर्मूले की बात करते हैं अपन लोग। किसकी बात कर रहे हैं? फॉर्मूला, यानी कि इसमें किस प्रकार के सूत्र रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर सीरीज हमारे पास ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू ए आर एन माइनस वन की फॉर्म में है, अगर सीरीज हमारी ये फॉर्म में है, तो हमारा जो जनरल टर्म होगा ना, जिसको अपन लोग बोलते हैं टीएन, कहीं टीएन लिखा होता है, कहीं एएन लिखा होता है, तो घबराना नहीं है, टीएन और एएन का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए आर एन माइनस वन। क्या होता है? ए आर एन माइनस वन, जहां पे ए प्रथम पद होगा, आर आपका कॉमन रेशियो होगा और एन होगा पदों की संख्या। तो जैसे एक एग्जांपल दूं आपको, मैंने बोला एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, इसका जो सर्वांतर है, सर्वानुपात है वो 4 है। तो आप और आपसे पूछ रहा है इसका पांचवां पद क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को याद करेंगे। T5 बराबर ए बोले तो 2, आर बोले तो 4, n माइनस 7 यानी कि 5 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 की पावर 4, 4 चौको 16 चौको 64, 64 इंटू 4, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 64 इंटू 4। या अगर आपको लगता है इसको पावर की फॉर्म में लिखना तो आप लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 1 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी ये 2 की पावर 6 है और ये 2 की पावर 2 है। तो आप जानते हैं जब आधार समान होते हैं तो घातें परस्पर जुड़ जाते हैं। 6 2 8 और 1 9, यानी कि 2 की पावर 9। तो आपका जो पांचवा पद होगा वो 2 की पावर 9 होगा। चाहे तो आप 2 की पावर 9 लिख लीजिए एज पर ऑप्शन, जैसे हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होंगे। अगर ऑप्शन पावर में दिया हुआ है तो आंसर पावर में निकालिए, और अगर ऑप्शन हमको दे रखा है किस फॉर्म में, ऑप्शन हमको दे रखा है नॉर्मल फॉर्म में, तो 2 की पावर 9 को लिख लीजिएगा, 512 होता है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल टर्म। तो याद रखना जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए आर एन माइनस वन, या वी कैन से टी एन बराबर ए आर एन माइनस वन होता है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? अगर क्लियर तो एक मैसेज कर सकते हैं आप लोग, अगर क्लियर है तो। अदरवाइज इसको एक बार और डिफाइन कर देंगे एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल के साथ कर देंगे। देखो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं मैं, मैंने बोला एक गुणोत्तर श्रेणी हमें दे रखी है, किस प्रकार से दे रखी है भाई, हमें दे रखी है 3 6 12 24। कैसे दे रखी है, देखो नोट करो इसको, 3 6 12 24 की फॉर्म में एक गुणोत्तर श्रेणी हमको दे रखी है, और हमसे पूछा जा रहा है इसका कौन सा भाग, नवा भाग, यानी 9th टर्म आपसे पूछी जा रही है। ठीक है ना, आपसे पूछी जा रही है नवी टर्म T9 आपने निकालना है। क्या निकालना है, आपने निकालना है n बराबर 9, नौवां पद ज्ञात करें। तो देखो भाई a बराबर तुम्हारा 3 है, r कितना हो गया 6/3, 2 12/6, 2 24/12, 2, यानी कि इट मींस हमारा जो कॉमन
रेशियो है वो समान है, यानी कि ये एक गुणोत्तर श्रेणी। अब आ जाओ फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है भाई? टी एन बराबर ए आर एन माइनस वन, यानी कि टी एन बोले तो हमें निकालना है नौवां पद। सॉरी मैंने लिखा नहीं है पे, एन हमें नौवां पद निकालना है। तो टी नाइन, ए 3 है, आर 2 है, 2 की पावर 9 माइनस 1, यानी 3 गुना 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 8 को अब लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। 2 की पावर 8 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी कितना होता है? 128, 128 दूनी 256। तो यानी कि 256 इंटू 3 हो गया डी। ठीक है ना? तो 6 3 18, 5 या 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 768 आपका नवा पद होगा। तो इस गुणोत्तर श्रेणी का जो नवा पद होने वाला है, जो 9th टर्म होगी आपकी, वो क्या होगी? 768। तो किसी को इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कैसे हमने करा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए। ठीक है, अब थोड़ा सा, अगर सपोज थोड़ा समझना आप लोगों ने, अगर हमारे पास क्या दिया हो, अगर हमारे पास अंतिम पद दिया हो, एल दिया हो, एल बोले तो लास्ट टर्म, हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो हम एन कैसे निकालेंगे? तो हमारा फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला, ए एन बराबर या टी एन बराबर ए आर एन माइनस वन होता है ना? तो यहाँ पे आप एल बराबर भी ए आर एन माइनस वन ले सकते हो, क्योंकि जैसे हमने समांतर श्रेणी में पढ़ा था, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू जी, सिमिलरली एल बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन होता है। ठीक है, अब आ जाइए, अगर सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नोट कर लो, 10 20 5 10 20 40 और 5120, ये आपको दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पद इसका 5120 होगा। इस गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद 5120 होगा? बात समझ में आ रही है आपको? चेक कर लो, गुणोत्तर है या नहीं है। 10/5 2, 20/10 2, 40/20 2, यानी कि जो कॉमन रेशियो है वो सेम, यानी कि समान है दो। तो यहाँ पे जो ए है आपका प्रथम पद 5 है और कॉमन रेशियो 10/5 2, आर आपका 2 दे रखा है भैया, और लास्ट हम आपको दे रखी है 5120। बात समझ में आई? अब आ जाइए क्वेश्चन में, फॉर्मूला क्या होता है? एल बराबर ए आर एन माइनस वन। एल कितना है? 5120। ए दे रखा तुमको 5, आर दे रखा है तुमको, यस, आर बराबर आर 2 है, और एन माइनस वन तो अपन को निकालना है। ठीक है, तो ये 5120 डिवाइडेड बाई 5 बराबर 2 की पावर एन माइनस वन। अब 5 से भागा कर दो इसको, 5 एकम 5 कट गया, एक उतरा नहीं उतरा, 0 आएगा, 2 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 1024। क्या आया? 1024 बराबर 2 की पावर एन माइनस वन। तो आप जानते हैं कि 1024 क्या होता है? 1024 2 की पावर 10 होती है। अगर आप 2 को 10 बार गुना करेंगे तो आपको 1024 मिलेगा। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर एन माइनस वन। और आप जानते हैं जब बेस यानी कि आधार समान हो तो पावर आपस में जो घाते हैं वो इक्वेट हो जाएंगे। तो 10 बराबर एन माइनस वन और एन बराबर 11। तो आपको ध्यान देना है जो 11वां पद होगा वो 5120 होगा। तो आई होप तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। किसी बालक को इसमें दिक्कत है तो पूछ सकता है भैया। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो सकता है उसको, तो आप पूछे डेफिनेटली। किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, और है तो सॉल्व करते हैं। क्लियर भाई?
चलिए क्लियर है ना, ठीक है, शिवम सिंह क्लियर, राइट। चलो तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, और थोड़ा समझना है इसको, ठीक है ना। देखो मैथमेटिक्स जो है क्या है, बेसिकली आप ये मत समझिएगा कि जो क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं वो एग्जाम में आएंगे, आपको केवल कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को समझना है। मेरा सबसे ही कहता हूं, चाहे कंपटीशन का स्टूडेंट हो चाहे स्कूलिंग का बच्चा हो, आपको केवल मेथड समझना है, फॉर्मूले समझना है कि फॉर्मूले किस क्वेश्चन में किस प्रकार के फॉर्मूले लेंगे, ठीक है ना। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो स्टेट बोर्ड का आ जाए, चाहे सीबीएसई का आ जाए, चाहे आईसीएससी आईएससी का आ जाए, और चाहे अदर बोर्ड का आ जाए, वो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन मस्ट क्या है, मस्ट है कि फॉर्मूले की समझ, ठीक है। आइए क्वेश्चन आपको और पूछते हैं भाई। क्वेश्चन है, एक गुणोत्तर श्रेणी का जो चौथा पद है वो आपका है 54, और जो नौवां पद है वो आपको दे रखा है 13,122। तो बोल रहा है कि आपको टीएन निकालना। टीएन क्या होगा दादा? टीएन आपको याद करना है, ठीक है। तो चलो आपको चार ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन नोट कीजिएगा, 2 इंटू 3 की पावर एन। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 2 इंटू 3 की पावर एन माइनस 1। तीसरा ऑप्शन आपको दे रहे हैं 3 की पावर एन इंटू 2 की पावर एन माइनस 1। और चौथा ऑप्शन आपके पास नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो थोड़ा समझिएगा इस क्वेश्चन को। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है एक श्रेणी का, एक गुणोत्तर श्रेणी का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 54 है, नवा पद यानी कि 9th टर्म इज 13122 13,122। तो इसका nth यानी कि जो जनरल टर्म आप बोलते हैं एन बोलते हैं, एन क्या होगी। तो चार ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट बताइएगा। विच इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी, वी कैन से 4, ठीक है। देखो इसके हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड अपन लोग इसको लॉन्ग मेथड जैसे हमारा होता है वो करेंगे, और शॉर्टकट भी अपने पास है एक लाइन का। तो दोनों मेथड देखते हैं, ठीक है। विच वन इज द राइट, वो आपको चेक करना है कि आपको कौन सा सही लग रहा है, ठीक है। चलिए तो देखो, मैं आपको एक लंगई मेथड बताऊंगा, ठीक है। पर पहले मैं थोड़ा स्टैंडर्ड मेथड पे चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि अगर स्टैंडर्ड मेथड समझ में आ जाता है तो फिर वो बेसिक मेथड इजीली निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मतलब मेरा कंसर्न ये है कि आपको स्टैंडर्ड मेथड आना चाहिए, ये मेरा मकसद ये है कि स्टैंडर्ड मेथड हर एक बच्चा सीखे, बट शॉर्टकट भी आना बहुत जरूरी भाई, है ना। तो देखो टी एन बराबर क्या होता है, ए आर एन माइनस 1। यहाँ पे आपने टी 4 डाला, 4 में से एक गया 3, ये आपको दे रखा है 54। टी 9 क्या हो जाएगा, ए आर 8 में से एक गया 7, ये आपको दे रखा 13,122। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमें निकालना है ए और आर को। तो हम क्या करते हैं, ए आर की पावर 7 13,122 को हम लोग ए आर क्यूब यानी कि इससे डिवाइड करते हैं। देखो ये कट गया इससे, तो आर की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 13,122 इज डिवाइडेड बाई 13,122 इज डिवाइडेड बाई, मेरी गलती हो गई क्या? अच्छा छोटी मिस्टेक हो भाई, थोड़ा समझना इस चीज को। मैंने गलती कर दी यहाँ पे। गलती पता क्या करी, यहाँ पे ना हमसे 9वीं टर्म पूछी गई, मैंने 8वीं निकाली, तो ए आर की पावर 8 हो गए, बस इतनी मिस्टेक है। तो ए आर की पावर 8 अपॉन ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू 13,122 बटे 54। देखो ए से ना ए कटेगा, ये 5 बार कट जाएगा, तो आर की पावर 5 बराबर, इसको काटोगे ना तो मिलेगा 2 4 3, और ये होता है 3 की पावर 5 की वैल्यू। तो यानी आर बराबर तुम्हारा 3 आ गया, आर तुम्हारा आराम से 3 आ गया। क्या आ गया, आर बराबर आपका 3 आ गया है, ठीक है। अब तुम्हें ए निकालना है, तो इस समीकरण को देखो भाई, ए आर क्यूब बराबर 54, 3 आर की पावर 3, अच्छा
आर तो निकाला हमने, ए निकाला ना हमने, ए इंटू 3 बराबर 54, ए बराबर 54/3 किया 9 किया 27, 27 दूनी 54, तो ए बराबर तुम्हारा 2 आ गया। ए कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब तुम्हारे एन टर्म क्या होती है? एन टर्म होती है टी एन बराबर ए आर n-1, तो ए कितना है? 2, आर कितना है? 3। आपसे ही तो पूछा है कि इसकी सामान्य पद यानी टी एन कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड 2 इंटू 3 की पावर n-1 हो गया। ठीक है, अब ये तो मेथड थोड़ा बड़ा है, अगर मैं वन लाइन के मेथड में आता हूं, थोड़ा समझिएगा इससे, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि एनवा पद टी एन बराबर क्या होता है? ए आर n-1 होगा, है ना? टी एन बराबर ए आर n-1 होगा। तो देखो, अगर थोड़ा समझना इस चीज को, अगर तुम्हारे पास n बराबर 4 है, क्या है? n बराबर 4, तो क्या डालोगे आप? T4 बराबर n कितना है? 4, तो ए आर क्यूब, और T4 कितना हो गया आपका? 54, ए आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और हमें देखो समझना है इस चीज को, एक मिनट, हाँ देखो, मैंने आपसे क्या बोला? हमें निकालना है इसका nth पद। तो देखो, अगर मैं इन तीनों वैल्यूज में, जैसे पहली वैल्यू है ना 2 इंटू 3 की पावर n, फिर दूसरी वैल्यू है 2 इंटू 3 की पावर n-1, फिर तीसरी वैल्यू है 3 की पावर n 2 की पावर n-1, और चौथी वैल्यू क्या हमारे पास? चौथो नन ऑफ दीज है ना। तो देखो, तुमसे सिंपल सा कह रहा है कि जो चौथा पद है वो 54, तो आप पहले n बराबर 4 डालिए। तो n बराबर 4 डालने पे इन तीनों इक्वेशंस में n बराबर 4 डालने पे जहां तुम्हें 54 मिल जाए, या n बराबर 9 डालने पे जहां पे तुम्हें 13,122 मिल जाए, तो वही आपका आंसर है। बात समझ में आ रही? तो चौथा पद इसने बोला, तो टीएन आप जानते हैं, टीएन क्या होता है? टीएन आपको पता है ए आर n-1 होता है ना। तो ना तो आपको ए का पता, ना तुम्हें आर का पता, बट तुम्हें इतना क्लियर है कि अगर मैं n बराबर 4 इनमें से कहीं डालूं, तो चौथा पद मेरे को समीकरण से 54 मिलना चाहिए। बात समझ में आई आपको? तो आप क्या करेंगे? देखो, n बराबर 4 डालेंगे, 2 इंटू 3 की पावर 4, 3 के 9 के 27, 81, 81 इंटू 2 54 नहीं होता है, तो ये तो है नहीं। 2 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? देखो, 3 की पावर 3 नहीं 4 है, 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 2, और 3 की पावर 3, 3 या 9 या 27 दूनी 54, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 में से 1 गया 3, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आपका ना, डायरेक्ट n बराबर 4 डालने से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो समझ में आई बात आपको? तो ऐसे भी हम इन क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ लॉजिक कर सकते हैं। ठीक है ना, बस क्या है, हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि यार किसकी वैल्यू को पुट करके मेरे को मेरा आंसर मिल रहा है। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आपके साथ डिस्कस। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, चौथी टर्म, सातवीं टर्म और 10वीं टर्म, आपको 3 टर्म दे रखी है, चौथी, 7वीं और 10वीं टर्म। ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, और ये स्मॉल सी है। तो ये बोल रहा है रिलेशन बिटवीन ए कॉमा बी कॉमा सी, ए बी सी में संबंध ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ए बी सी में संबंध ज्ञात करें। संबंध ज्ञात करें यानी कि ए बी सी में क्या रिलेशन होगा। तो हमको 4 रिलेशन देते हैं। पहला नोट कीजिएगा, पहला है बी स्क्वायर बराबर ए सी, दूसरा है सी स्क्वायर बराबर ए बी, तीसरा है ए स्क्वायर बराबर बी सी, और चौथा है आपके पास नन ऑफ दिस।
तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, संतुष्ट हो। तो आप कीजिए ट्राई और मुझे बताइए विच वन इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर जी। जल्दी सोच के बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा सही लग रहा है, ए बी सी डी में से। आए किसी का? राइट, बी स्क्वायर ए सी के बराबर है ना, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ना तुम्हें करना क्या है, फॉर्मूला अपना, फॉर्मूला क्या होता है, टी एन बराबर ए आर एन माइनस वन होता है ना। तो यहाँ पे पहले तुम एन बराबर 4 डालो, 4 में से 1 गया 3। अच्छा इसमें एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ना यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या, यहाँ प्रॉब्लम आएगी आपको ए और आर की, ठीक है। तो इसको ना कैपिटल ए मान लो, ए आर। अदरवाइज क्योंकि देखो ये भी स्मॉल ए बी सी है, कुछ बच्चे काट देंगे उसको, तो काटना तो है ही नहीं हमें। तो T4 बराबर ए आर, आर तो आ रही है, 4 माइनस वन, ये कितना हो गया, स्मॉल ए के बराबर। T7 क्या होगा, ए आर, 7 माइनस वन, ये आपके बी के बराबर हो गया। और T10 क्या होगा, ए आर 10 माइनस वन, यानी कि ये सी के बराबर हो गया। अब इसको हल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ए आर की पावर 3 बराबर स्मॉल ए, और ए आर की पावर 8 8 नहीं 6 बराबर बी, और ए आर की पावर 9 बराबर सी। बस अब इस रिलेशन को देख लो, पहला क्या था, बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी कि बी यानी ए आर की पावर 6 का होल स्क्वायर, ए कितना है ए आर क्यूब, और सी कितना है ए आर की पावर 9। तो देखो ए की पावर 2, आर की पावर 12, ए की पावर 2, आर की पावर नॉट 3 बार, अब दोनों बराबर आ गए ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो ऐसे संबंध चेक किया जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें आपने क्या करना है, केवल वैल्यू निकालनी है किसकी, इक्वेशंस की, टर्म्स की, और उनको इन चारों ऑप्शंस में रख देना है। जहां से वो सेटिस्फाई संतुष्ट होगा वही आपका उत्तर कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। ऐसे करेंगे इन क्वेश्चन को, समझ में आया आपको। चले 2 क्वेश्चन और करते हैं ट्राई, नोट कीजिए। 12 कॉमा 4 कॉमा 4/3 कॉमा 4/9, इसकी इसकी 10वीं टर्म निकालें, 10th पद निकालना है, और टी एन यानी कि एनवा पद। 2 क्वेश्चन है, एक एक करना है आपने। दूसरा आपको दे रहे हैं हम लोग 2 2√2 4 8√2, इसका निकालेगा 17वीं पद निकालना है आप लोगों ने, और एनवा पद निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड नोट कीजिए, 0.4 कॉमा 0.8 कॉमा 1.6, इसका निकालेंगे आप 10वां पद और एनवा पद, ये आप निकालेंगे, ठीक है। अगला नोट कीजिएगा, एक श्रेणी आपको दे रखी है 3 6 12 24, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। 3072
3072 कौन सा पद होगा, विच टर्म, कौन सा पद होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, 1/4 माइनस का 1/2 1 डॉट 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 इज -128। तो आपसे पूछ रहा है कि -128 कौन सा पद होगा, विच टर्म। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सको। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। इस फॉर्मूले पे मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए, आई होप सो आप इन क्वेश्चंस को करेंगे ट्राई। अगर कोई दिक्कत आती तो व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना हुआ है, आप वहां पे जाके बोल सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम वहां पे आपको समाधान दिया। एज पर एज अगर वहां पे क्लियर नहीं होता है तो नेक्स्ट डे क्लासेस, हमारी क्लास कल होगी, मॉर्निंग क्लासेस हमारी मैथ्स की मॉर्निंग में होंगे, ठीक है ना, इवनिंग का नहीं है। क्लासेस 10:30 टू 11 के बीच में हम स्टार्ट करेंगे। क्लासेस हमारी चलेंगी रेगुलर मॉर्निंग में ही 10:30 टू 11। कभी रैंडमली अगर मैं मिस हो जाती है तो अपन लोग इवनिंग में कर लेंगे, बट आप समझिए कि 90% क्लासेस हमारी मॉर्निंग में ही शेड्यूल होंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको होती है तो आप मुझे कमेंट कर लेना, मैसेज कर लेना, या कॉल भी कर सकते हो भैया, ऐसी कोई दिक्कत आपको, मुझे तो है नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी आपसे कल भेंट होती है, तब तक के लिए